नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे इसके अधिकांश स्थल खोजे गए। इसी कारण से इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या कारण है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल के रूप में हड़प्पा की खोज की गई, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसे किस कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार देखें तो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व के जो बीच का जो कालखंड है उसे सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत की सबसे पहली सभ्यता कौन है। भारत की सबसे पहली ज्ञात सभ्यता कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन है, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगी, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन था, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। अगर पहली नगरीय सभ्यता कौन थी, तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसका क्या कारण है? तो इस कालखंड के अंतर्गत देखा जाए तो कांसे का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया था। कांसा क्या होता है? तो ये कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसकी संस्कृति कैसी थी, तो टाउन पाषाणी संस्कृति। यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता और संस्कृति कैसी संस्कृति थी, तो टाउन पाषाणी संस्कृति थी। इसे आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। हम लोगों ने जब इतिहास के जानने के स्रोत की जब चर्चा की थी, उस वाले वीडियो में हम लोगों ने इसे बेहतरीन ढंग से डिस्कस किया था कि आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत किसे रखा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि वैसा कालखंड जिसके जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों हो, परंतु जो साहित्यिक स्रोत है उसको नहीं पढ़े जाने के कारण जो पुरातत्व मिले हैं उसकी अच्छे से प्रामाणिकता सिद्ध नहीं की जा सकी है। तो वैसे कालखंड के अंतर्गत जो भी आएगा उसे आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। तो भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो 1826 में चार्ल्स मेनन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। खोज किया गया 1826 में चार्ल्स मेनन के द्वारा। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया, तो 1853 में जॉर्ज कनिंघम के द्वारा पहला सर्वेक्षण किया गया। तो खोज 1826 चार्ल्स मेनन, और यहाँ पे हम लोग देखें तो सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया, तो 1853 में जॉर्ज कनिंघम के द्वारा। और हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो इसका पहले विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देखेंगे इसका विस्तार जम्मू से लेकर और नीचे दक्षिण के एरिया में आएंगे तो नर्मदा नदी के मुहाने तक, पश्चिम के बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूरब में मेरठ तक। और हम लोग देखेंगे कि इसका सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी स्थल कौन कौन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि उत्तरी स्थल कौन है। तो उत्तरी स्थल हो जाएगा मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणी स्थल कौन है, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में, और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। पूर्वी स्थल कौन है, तो पूर्वी स्थल हो जाएगा आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिमी स्थल हो जाएगा सूतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान प्रांत में है, और ये किस नदी के किनारे, तो दाश्क नदी के किनारे। तो हम लोग यहाँ से इतनी चीजें याद रखेंगे। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो ये त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल कितना था, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। एग्जैक्टली यही होता है, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, और लगभग में 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या हम लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना था, तो 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना था, तो 1400 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो किस किस देश से मिला है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से इसके स्थल की खोज की गई है। अब हम लोग स्थल के बारे में चर्चा करेंगे और वहां से क्या क्या अवशेष मिले हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा से हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया, तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई किया गया। और इस टाइम पुरातत्व विभाग के जो निर्देशक थे वो थे सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खुदाई किया गया। और ये कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। और किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, कहाँ है, और ये इसकी अवस्थिति के बारे में भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हम लोगों ने देखा हड़प्पा की खुदाई कब की गई, तो 1921 में की गई। किसके द्वारा किया गया, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षणकर्ता कौन थे, तो ये सर जॉन मार्शल थे। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है और रावी नदी के किनारे। अब यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं। तो कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, मातृदेवी की मूर्ति, तांबे का स्केल और अनाज कूटने का चबूतरा और लकड़ी की ओखली और ताबूत जो कि लाश रखने का बक्सा होता है वो, RH-37 कब्रिस्तान, सेल खड़ी की मोहरे, और सेल खड़ी की जो मोहरे होती है पकी हुई मिट्टी की बनी हुई होती है, कांसे का दर्पण, कांसे की गाड़ी, ये सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से मिला है। फिर से हम लोग एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या मिला है। कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, मातृदेवी की मूर्ति, गधे की हड्डी और अनाज कूटने का चबूतरा, लकड़ी की ओखली और ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, कांसे का दर्पण, कांसे की गाड़ी, सेल खड़ी की मोहरे इत्यादि चीज हड़प्पा सभ्यता से मिली है। नेक्स्ट स्थल हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से हम लोग देखेंगे तो इसकी खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। और इस टाइम पुरातत्व विज्ञान के सर्वेक्षणकर्ता कौन थे, तो सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में इसकी खुदाई की गई। और ये इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो ये देखेंगे कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हम लोगों ने देखा कि पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। और यहाँ से देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि जरूर यहाँ पे किसी अन्य देशवासियों का आक्रमण हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले हैं। अवशेष में सबसे पहले देखें कि सूती वस्त्र का अवशेष मिला है, नर्तकी की तांबे की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, शिव का स्केल मिला है, और देखिए वृहद स्नानागार, वृहद अन्नागार, सभा भवन, और देखेंगे कि यहाँ से एक सबसे चौड़ी सड़क मिली है जिसे राजपथ का संज्ञा दिया गया, और हाथी का कपाल खंड मिला है। तो इतनी चीजें हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। अब हम लोग कंपेयर करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, जिससे याद करने में भी आसानी हो जाएगी और कंफ्यूजन भी जो होगा वो क्लियर होते चलेगा। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि श्रमिक आवास कहाँ से मिला, तो हड़प्पा से मिला। और यहाँ पे पुरोहित आवास कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला। नेक्स्ट देखेंगे कि गधे की हड्डी कहाँ से मिलती है, तो ये हड़प्पा से मिलती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हाथी का कपाल खंड कहाँ से मिला, तो हाथी का कपाल खंड मिलता है मोहनजोदड़ो से। तांबे का स्केल मिलता है हड़प्पा से, लेकिन सिप का स्केल कहाँ से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से सिप का स्केल मिलता है। हड़प्पा से मातृदेवी की मूर्ति मिलती है, जबकि मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है, पशुपति शिव की मूर्ति मिलती है। श्रमिक आवास हड़प्पा, जबकि पुरोहित आवास, सभा भवन, राजपथ, ये सब मोहनजोदड़ो से मिला। तो
तो यहाँ से हम लोग इतनी चीजें याद रखेंगे। स्थल हम लोग देखते हैं लोथल। लोथल से देखेंगे तो लोथल की खुदाई कब की गई, तो 1954-55 में रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खुदाई की गई। और लोथल की अवस्थिति कहाँ है, तो ये वर्तमान भारत के गुजरात प्रांत में है। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। और लोथल जो था एक बंदरगाह स्थल था और यहाँ से फारस की और मेसोपोटामिया की मोहरें मिली है, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि इस सभ्यता में लोथल से विदेशों में व्यापार वाणिज्य होता था। और क्या क्या यहाँ से इम्पोर्टेंट अवशेष मिले जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो युगल सावधान मिला। युगल सावधान से ये आशय मतलब होता है कि इस काल में भी सती प्रथा का प्रचलन था। और हम लोग क्या याद रखेंगे, तो ये यहाँ सबसे बड़ा बंदरगाह मिला। बंदरगाह क्या होता है, तो जहाज का शरण स्थल, डॉकयार्ड। और क्या मिला, तो यहाँ पे पंचतंत्र की जो लोमड़ी वाली जो चलाक लोमड़ी की कहानी है उसका चिन्ह मिलता है। यहाँ से हम लोग इतनी चीजें याद रखेंगे। स्वास्तिक के चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह मिला, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि इस काल के जो लोग थे वो सूर्य की आराधना करते थे। इनसे संबंधित जानकारी मिलती है हमें। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो सबसे बड़ा अगर डॉकयार्ड या बंदरगाह स्थल कौन था, तो लोथल था। वहां से मेसोपोटामिया और फारस की मोहरें मिली है। युगल सावधान मिला है। लोमड़ी और कौवे वाली जो कहानी है उसका चिन्ह मिला है। और स्वास्तिक का प्रमाण मिला है। यहाँ से इतनी चीजें हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट स्थल हम लोग देखते हैं चन्हुद्रो। तो चन्हुद्रो से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, तो 1931 में इसकी खोज गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया। और इसकी खुदाई किसके द्वारा किया गया, तो 1943 में इसकी खुदाई किया गया मैके के द्वारा। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इसकी अवस्थिति पूछा जा सकता है कि ये वर्तमान समय में कहाँ है। तो चन्हुद्रो वर्तमान पाकिस्तान के में हम लोग देखेंगे, वर्तमान पाकिस्तान में है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये नदी हो जाएगी सिंधु नदी। तो चन्हुद्रो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ है, तो पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। और इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, तो 1931 में गोपाल मजुमदार के द्वारा खोज किया गया। और इसकी खुदाई किसके द्वारा किया गया, तो 1943 में मैके के द्वारा किया गया। चन्हुद्रो एक औद्योगिक शहर था और यहाँ से मनके बनाने की और गुड़िया बनाने की अवशेष मिले हैं। और यहाँ पे श्रृंगार बॉक्स मिला है, जहाँ से एग्जामिनेशन में हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें लिपस्टिक, काजल और कंघी वगैरह इस श्रृंगार बॉक्स में यहाँ से अवशेष मिले हैं। और यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट हम लोग याद रखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला है। यहाँ से हम लोग इतनी चीजें याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने देखा कि लोथल से चलाक लोमड़ी वाली जो पद चिन्ह है वो कहाँ से मिली, तो लोथल से मिली। और लोथल एक बंदरगाह स्थल था। और चन्हुद्रो एक औद्योगिक शहर था और यहाँ से विभिन्न प्रकार के जो सौंदर्य सामग्री होती है वो मिली, श्रृंगार बॉक्स मिला और मनके बनाने की फैक्ट्री मिली और गुड़िया बनाने की फैक्ट्री बनी। मनके जो होते हैं वो घड़े बनाने की जो फैक्ट्री है उसको कहा जाता है। और यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पद चिन्ह मिले। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। यहाँ से हम लोग क्या याद रखेंगे, तो 1953 में बीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा इसकी खुदाई किया गया। और ये कालीबंगा कहाँ पे है, तो वर्तमान समय में ये राजस्थान में है। और किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। हम लोगों ने देखा कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे है। 1953 में बीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा इसकी खुदाई की गई। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए। तो कालीबंगा से अलंकृत ईंट, द्विफसली कृषि, जिससे ये प्रमाणित होता है कि इस काल में एक समय में विभिन्न प्रकार के फसल उगाए जाते थे। जुता हुआ खेत, पकी हुई मिट्टी के स्केल और कांसे और मिट्टी की चूड़ियां और अग्निकुंड। और अग्निकुंड से यह प्रमाणित हुआ कि इस कालखंड में भी जो राजस्थान के लोग थे वो दैनिक कर्मकांड में विश्वास रखते थे। भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी की नाली इत्यादि मिले। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग पिछले वाले जितने भी मिले साक्ष्य वहां से हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पकी हुई मिट्टी का स्केल मिला, मोहनजोदड़ो से सिप का स्केल मिलता है और हड़प्पा से तांबे का स्केल मिला।
यहाँ हम लोगों ने देखा कि पकी हुई मिट्टी की चूड़ियां मिली, तो हम लोगों ने हड़प्पा में देखा था कि पकी हुई मिट्टी की मोहड़े मिलती है, जिससे हम लोग सेल खड़ी की मोहड़ के नाम से जानते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जुता हुआ खेत मिला, द्विफसली कृषि मिली, अलंकृत ईंट मिला और अग्निकुंड मिला। और हम लोग अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला, तो ये हम लोगों ने लोथल से देखा था। लोथल से स्वास्तिक के चिन्ह का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ से इतनी चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बनमाली। बनमाली कहाँ पे है, तो बनमाली प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में है। और इसकी खुदाई किसके द्वारा किया गया, तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 में इसकी खुदाई किया गया। यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पकी हुई मिट्टी के हल ये कहाँ से मिला, तो पकी हुई मिट्टी के हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। और पकी हुई मिट्टी के बर्तन के भी अवशेष बनमाली से मिलते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोपर। रोपर कहाँ है, तो रोपर है पंजाब में। किस नदी के किनारे, तो सतलज नदी के किनारे। इसकी खुदाई किसके द्वारा किया गया, तो 1953 में देखेंगे जगदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खुदाई किया गया। और ऊपर से क्या इम्पोर्टेंट वैसे साक्ष्य मिले जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है। अगर युगल सावधान पूछे तो ये लोथल होगा। और मनुष्य के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो ये मिला रोपर से, जो कि पंजाब में स्थित है, सतलज नदी की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रंगपुर। रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर प्रेजेंट टाइम में गुजरात में है। किस नदी के किनारे है, तो मादर नदी के किनारे। और इसकी खुदाई किसके द्वारा किया गया, तो रघुनाथ राव एवं रवि सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई की गई। यहाँ से पूछा जाता है कि धान की भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला, तो ये रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सुरकोटदा, जो कि एक बंदरगाह स्थल था। इसकी खुदाई किसके द्वारा किया गया, तो जगपति जोशी के द्वारा इसकी खुदाई की गई। और यहाँ से इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे तो यहाँ से घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है। हम लोगों ने पीछे देखा था हड़प्पा से गधे की हड्डी मिली है, और मोहनजोदड़ो से देखेंगे कि हाथी का कपाल खंड मिला है। लेकिन घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली है, तो ये हो जाएगा सुरकोटदा, जो कि एक बंदरगाह स्थल था। तो यहाँ से हम लोग इतनी चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुतका गेंडोर। और इसकी खुदाई ओरेल स्टोन के द्वारा किया गया। ओरेल स्टाइन के द्वारा इसकी खुदाई किया गया। और ये कहाँ पे है, तो ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, दाश नदी के किनारे। और यहाँ से इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि ये सबसे विकसित सैंधव सभ्यता के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा गुजरात में है। और इसकी खुदाई किसके द्वारा किया गया, तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई किया गया। और धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो 3 भागों में विभक्त था। तो हम लोग इतनी चीजें याद रखेंगे और इतने से ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट चीज अभी फिर से डिस्कस करते हैं। जैसे 3 भागों में विकसित स्थल कौन सा था, तो धौलावीरा। जालीनुमा सड़क के प्रमाण कहाँ से मिले, तो बनमाली से। नेक्स्ट पूछा जाएगा विकसित सैंधव सभ्यता कहाँ से हुआ, तो ये देखेंगे सुतका गेंडोर से। फिर बंदरगाह स्थल कौन कौन था, तो लोथल और सुरकोटदा बंदरगाह स्थल था। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है गेंडोर, और लोथल दोनों गुजरात में है, और ये दोनों बंदरगाह स्थल थे। और हम लोगों ने देखा कि पकी हुई मिट्टी की जो स्केल थी वो कहाँ से मिली, तो वो कालीबंगा से मिली। सिप का स्केल कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। और तांबे का स्केल कहाँ से मिला, तो वो हड़प्पा से मिला। हड़प्पा से मिलता है मातृ देवी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से मिलता है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे और पूछा जाता है कि बनवाली से क्या मिला, तो पकी हुई हल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये बनवाली से मिलता है। काले रंग की चूड़ी किसे कहा जाता है, कालीबंगा को कहा जाता है। और यहाँ से द्विफसली कृषि के प्रमाण मिले, अलंकृत ईंट के प्रमाण मिले। और ये सब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हड़प्पा से रिलेटेड जो भी धार्मिक